Hello everyone. So today in this video I am going to teach you about the principles of management. आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ठीक है, तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट टोटल हैं 14. ठीक है, तो ये जो प्रिंसिपल्स थे ये दिए थे एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था हेनरी. साइंटिस्ट नेम जिसने दिए ये प्रिंसिपल्स ही वाज दी हेनरी फॉयल, जिसको हम लोग अदर वर्ड्स में कहते हैं कि हेनरी फॉयल्स 14 प्रिंसिपल. हेनरी फॉयल्स 14 प्रिंसिपल्स. ठीक है, तो साइंटिस्ट कौन थे? हेनरी फॉयल. ठीक है, तो इन्होंने क्या दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स दिए थे 1916 में प्रिंसिपल्स दिए थे. कौन से बुक में दिए थे? बुक वाज दी जनरल. बुक नेम वाज दी जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट. जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट 1916 में हेनरी फॉयल ने 14 प्रिंसिपल्स दिए थे. ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. तो अब वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं? पहले तो हमें 14 नाम पता होने चाहिए, हेडिंग्स पता होनी चाहिए. तो हेडिंग्स को याद करने के लिए हम लोग जो है एक कोड बनाएंगे. ठीक है, तो वो कोड कौन सा है? कोड है, मैं ऐसे कर लेती हूँ पेज को. कोड थोड़ा आप समझिएगा गौर से. हम कोड बना रहे हैं. ठीक है, तो कोड है 1 2 3. अब 1 2 3 जो है 1 को हम 7 टाइम लिखेंगे, 2 को 2 टाइम लिखेंगे और 3 को 1 टाइम लिखेंगे. ठीक है, 1 को 7 टाइम, 2 को 2 टाइम, 3 को 1 टाइम. ओके, तो होगा ये कि जो 1 है वो 7 टाइम लिखेंगे. 1 2 3 4 5 6 एंड देन 7. और 2 को 2 टाइम लिखेंगे, 2 2. और 3 को 1 टाइम लिखेंगे. ओके, अब हम लोग जो है इनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर तैयार करेंगे. तो जो 1 है एक्चुअली 1 इज़ अ 7 टाइम एंड 2 इज़ अ 2 टाइम, 3 इज़ अ 1 टाइम. ओके, आफ्टर दैट हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वॉवेल्स. ओके, A I E O. अब जो U है हम उसको माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे. उसकी जगह पे हम लोग लिख लेंगे LRT. लास्ट में सिर्फ ये एडिशन करनी है LRT की. आफ्टर दैट 2 टाइम्स जो 2 है उसमें हम लोग लिखेंगे U एंड S, US. एंड देन 3 जो है यहाँ पे लिखेंगे D. जैसे हम USB लिखते हैं तो यहाँ पे 2 2 3 जो आ रहा है यहाँ पे हम लोग कर देंगे USD. USB की जगह पे USD. जैसे USB होता है तो हम लोग यहाँ पे USD कर रहे हैं. तो ये हमारा कोड तैयार हो गया. ठीक है, ये 14 प्रिंसिपल्स हैं. अब हम लोग इसकी हेडिंग्स लिखेंगे. तो अब हम हेडिंग लिखेंगे. तो AIEOLRTUSD. तो ये क्या होगा? ये 14 प्रिंसिपल्स हो गए. अब ये हमें कोड याद कर लेना है, फिर हम लोग जो है इजीली हेडिंग्स को याद कर लेंगे. जैसे कि A से आता है अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो ये एक कोड हो गया. A से हो गया अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. I से आएगा इनिशिएटिव. E से आएगा इक्विटी. O से आएगा ऑर्डर. L से आएगा लाइन ऑफ अथॉरिटी या फिर स्केलर. ठीक है, स्केलर. स्केलर चेन. ओके, और उसके बाद R से आएगा रिम्यूनरेशन एंड T से आएगा टीम स्पिरिट.
ठीक है। अब 2 से 2 कितने टाइम है, 2 से u है तो u इज़ अ 2 टाइम्स। ओके, तो u हम 2 दफ़ा लिखेंगे, तो u से यूनिट ऑफ कमांड एंड यूनिट ऑफ डायरेक्शन, तो 2 दफ़ा u हो गया। अब 2 दफ़ा हम लोग यहाँ पे s लिखेंगे। ठीक है, तो s से आएगा स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर पर्सोनेल ठीक। अब हम पेज को थोड़ा सा बदलाएंगे क्योंकि जगह नहीं है। ठीक है, तो S से हमने एक दफ़ा लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर पर्सोनेल, और अब दूसरा S आएगा, ये कितने हो गए प्रिंसिपल 10। अब 11 प्रिंसिपल इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू म्यूचुअल इंटरेस्ट। उसके बाद 12 नंबर, अब 2 दफ़ा S हो गया। ठीक है, 2 टाइम्स S हो गया, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्यूर पर्सोनेल एंड देन सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू म्यूचुअल इंटरेस्ट। आफ्टर दैट 3 टाइम्स D है, तो D से क्या क्या होगा, डिसिप्लिन, डिवीजन ऑफ वर्क एंड देन डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन। हम ईच को एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम लोग कोड को समझ लेते हैं कि 1 इज़ अ 7 टाइम, 2 इज़ अ 2 टाइम, 3 इज़ अ 1 टाइम। So 1 we have written 7 times, 2 we have written 2 times and 3 we have written 1 time. After that we will write the alphabetical order A, I, E, O, L, R, T. कैसे, A, I, E, O is the vowel, ये vowel है। ठीक है, तो vowels पूरे लिखेंगे A, I, E, O, U को काट लेंगे तो आखिर में L, R, T लगा लेंगे। ओके, और जो 2 है USB जो होता है आखिर में, USB जो होती है, USB की जगह पे हम लोग USD लिख लेंगे, तो ये बन जाएगा हमारा कोड। सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ हमें जो हेडिंग्स हैं उनको 2 दफ़ा रिपीट कर देना है, याद कर लेना है, देख लेना है। देन हम लोग अल्फ़ाबेट्स को देखेंगे तो हमें हेडिंग्स खुद ब खुद याद आ जाएंगी। ओके, तो अब हम जो है ईच को एक्सप्लेन करेंगे। जो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसमें क्या होता है, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये होता है कि एक एम्प्लॉय को अगर अथॉरिटी दी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, जैसे कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो 2 हो, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये 2 हैंड है, मतलब ये साथ साथ हैं। अगर ये साथ नहीं चलेंगी तो वर्क जो है वो कंप्लीट और प्रॉपर नहीं होगा। जैसे कि एक एम्प्लॉय है, उसको आप एक कंपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, लेकिन अथॉरिटी नहीं दे रही, अथॉरिटी नहीं दे रही, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है, अथॉरिटी नहीं दे रही, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही है उसमें उसकी अथॉरिटी नहीं है, उसमें उसका मतलब ऑर्डर नहीं चल रहा, तो वो प्रॉपर जो है गोल वहाँ पे परफॉर्म नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय को वहाँ पे दूसरी जगह पे, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड में ये होगा कि अगर एम्प्लॉय को अथॉरिटी दी जा रही है, कंप्लीट अथॉरिटी कंप्लीट दी जा रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं उठा रहा, तो वो अथॉरिटी को जो है गलत डिसिप्लिन में ले जाएगा, गलत यूज़ करेगा। तो जाहिर सी बात है, तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो दोनों हैं वो बराबर चलें तो ही जो है गोल सेटिंग बराबर होगी, सही होगी। आफ्टर दैट इनिशिएटिव। अब इनिशिएटिव क्या होता है, इनिशिएटिव में आप लफ्ज़ से जो है लफ्ज़ से समझे कि इनिशिएटिव में ये होता है कि हर एम्प्लॉय को, इनिशिएटिव में ये होता है कि हर एम्प्लॉय को अपना फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम होगा तो वो ही जो है
अपना न्यू आइडिया जो है वो कंपनी को देगा। न्यू आइडिया से ये होगा कि कंपनी को ही फ़ायदा पड़ेगा और कंपनी को ही जो है प्रॉफिट होगा। तो बेटर आइडियाज़ जो है एम्प्लॉयज़ दे सकते हैं। तो इसीलिए हर एम्प्लॉय को जो है फ्रीडम होना चाहिए अपनी बात को आगे करने का। और इक्विटी क्या होता है? इक्विटी में ये होता है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, इक्विटी एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनके साथ कंपनी का काइंड बिहेवियर हो और जो है फेयर जस्टिस हो, फेयर हो स्टाफ के साथ और जस्टिस हो सारे एम्प्लॉयज़ के साथ, तो ही जो एम्प्लॉयज़ हैं वहाँ पे सेटिस्फाइड होंगे और वर्क जो है डिसिप्लिन के साथ करेंगे। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर जो होता है, ऑर्डर में ये होता है कि जो वर्क प्लेस हो वो क्लीन हो, टाइडी हो, हर एम्प्लॉय को अपनी ऑफिस हो, तो ही वो जो है अपना काम प्रॉपर कर पाएंगे। एवरी एम्प्लॉय शुड हैव ऑफिस, क्लीन एंड टाइडी इन्वायरमेंट एंड सेफ फॉर एम्प्लॉयज़। लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड स्केलर चेन क्या होता है? लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड स्केलर चेन ये होता है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं वर्ड से कि लाइन जो है फ्रॉम दी, मतलब लाइन ऑफ अथॉरिटी एंड स्केलर चेन मीन्स चेन ऑफ सुपीरियर्स। क्या होता है यहाँ पे? चेन ऑफ सुपीरियर्स। इसमें क्या होती है? फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जो भी सुपीरियर्स होंगे, टॉप मैनेजमेंट, फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट टू द लोवेस्ट रैंक, जो भी सुपीरियर्स होंगे उनको जो है क्लियर लाइन हो, क्लियर गोल हो, ताकि वो एम्प्लॉयज़ को जो है गाइड कर सकें। ठीक है, अब लाइन ऑफ अथॉरिटी आपको समझ आ गई। अब रिम्यूनरेशन क्या होता है? रिम्यूनरेशन इज सिंपली ये होता है कि रिम्यूनरेशन में क्या होता है कि जो भी एम्प्लॉयज़ होंगे उनको जो है सैलरी जो है सफिशेंट पेड की जाए, ताकि वो जो है गोल अपना सही तरीके से परफॉर्म कर पाए। रिम्यूनरेशन में क्या होना चाहिए? जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो है सैलरी सफिशेंट जो है पेड हो, सफिशेंट पेड हो। ठीक है, सफिशेंट पेड हो। और टीम स्पिरिट क्या होता है? टीम स्पिरिट में ये होता है कि अगर जो टीम है उसको जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे चला रही है। अगर उनको एटमॉस्फेयर जो है वो ट्रस्ट वाला दे रही है, सेफ इन्वायरमेंट दे रही है, तो इंडिविजुअल्स का जो है आपस में ट्रस्ट क्रिएट होगा एंड देन गोल अचीव हो पाएगा इस तरीके से। अब यूनिट ऑफ कमांड क्या है? यूनिट ऑफ कमांड में ये है कि किसी को ऑर्डर देना। ठीक है, अब किस ऑर्डर भी कैसे देना कि एक सुपीरियर हो और एक गोल हो। ठीक है, यूनिट ऑफ कमांड में क्या है? वन सुपीरियर एंड वन गोल, मतलब एक सुपीरियर होगा और एक ही गोल होगा। मल्टीपल सुपीरियर्स होंगे तो जो एम्प्लॉय है वो कंफ्यूज हो जाएगा और कन्फ्लिक्ट में आ जाएगा कि सिर्फ मुझे ही क्यों ऑर्डर मिल रहे हैं। तो वन सुपीरियर एंड वन गोल, तभी जो है डायरेक्शन सिर्फ एक ही हो तो ही काम प्रॉपर हो पाएगा। और यूनिट ऑफ डायरेक्शन भी सिंपली हम लोग ये कहेंगे कि वन लीडर एंड वन प्लेन। ओके, unit of direction is a one leader and a one plane and one direction of the goal, that is called the unit of direction. अब stability of tenure of personnel क्या होता है? इसमें ये होता है, कि जो मैनेजर है, ठीक है, वो टर्न ओवर द एम्प्लॉयज़ का आना जाना, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ काम छोड़ के जाते हैं या फिर कंपनी एम्प्लॉयज़ को निकाल देती है, वो टर्न ओवर्स को मिनिमाइज़ करना होगा, तो ही वो क्या होगा? स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर पर्सोनेल होगा। उसके बाद क्या है? सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू म्यूचुअल इंटरेस्ट। अब इसमें यह है कि कंपनी को चाहिए कि जो है ना ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे कि जो गोल है वो पर्सोनेल या फिर जो एम्प्लॉय है वो अपना इंटरेस्ट उसमें बना ले गोल में ही। अब डिसिप्लिन में क्या है? डिसिप्लिन में ये है कि जो ओबीडियंस हो, रिस्पेक्ट ऑफ द ईच स्टाफ मेंबर एंड ईच एम्प्लॉय, अगर डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट होगी तो ही जो है गोल जो है प्रॉपर होगा। डिवीजन ऑफ वर्क में ये है कि एक बिग टारगेट है, बिग टास्क है, उसको जो है स्मॉल टास्क में डिवाइड किया जाए। ठीक है, स्मॉल टास्क में डिवाइड किया जाए और जिस एम्प्लॉय की अपनी स्पेशलाइजेशन है जिस काम में, उसको वो स्मॉल टारगेट दिया जाए ताकि बिग टास्क जो है टाइम पे कंप्लीट हो। जैसे कि अगर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में जो है परचेसिंग होता है। ठीक है, परचेसिंग, प्रोडक्शन, क्वालिटी कंट्रोल, पैकेजिंग एंड लेबलिंग डिपार्टमेंट, तो ये उसके स्मॉल टास्क हैं प्रोडक्शन ऑफ द फार्मास्यूटिकल्स। अब डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन में ये होता है कि डिसीजन मेकिंग, कंसंट्रेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग। डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है?
कंसंट्रेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग, सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप को हो या फिर एक पर्सन को हो जो कि डिसीजन क्रिएट कर सके और मेक कर सके। तो आई थिंक आई होप एंड आई होप कि आप लोगों को ये शॉर्ट टॉपिक आज का समझ आया होगा। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट 14 प्रिंसिपल्स थे, हेनरी फॉयल ने दिए थे और मैंने आपको कोड समझा दिया। इस तरीके से आप याद करेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।